सभी साथियों को नव बुधाई और जय भीम। मित्रों, आज हम फिर संविधान निर्माण की श्रृंखला के तहत अगले क्रम के अंदर जो लेकर आए हैं वह है भारतीय संसद का गठन। जैसा कि आपको विदित है कि 2 दिन बाद ही 4 जून को लोकसभा के चुनाव का नतीजा आने वाला है। भारतीय संविधान में ये तय किया गया है लिखित रूप में कि देश की सरकार को चलाने के लिए हर 5 वर्ष में चुनाव होना अनिवार्य है और निर्वाचित जो जनप्रतिनिधि होंगे वही देश का शासन चलाएंगे। तो आज का जो विषय हमने लिया है वो हमने लिया है सरकार का गठन किस प्रकार से होता है, संसद किस प्रकार से कार्य करती है और संसद के जो हेड हैं, जो राष्ट्रपति हैं, वो किस प्रकार से अपना कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 79 और 80। इसके तहत संसद का गठन किया गया है। अनुच्छेद 79 है, उसमें कहा गया है कि देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक संसद होगी और संसद के 3 भाग होंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तीनों का अपना अपना काम होगा। लोकसभा में कुल 552 सदस्य रखे गए हैं, जो सीट बनाई गई हैं वो 552 हैं। लेकिन पीओके में बहुत बड़ा क्षेत्र जाने के कारण लंबे समय से यहाँ पर चुनाव नहीं हो पाए 7 लोकसभा सीटों पर। इसलिए वर्तमान में 543 सीटों पर ही चुनाव करवाए जाते हैं और 2 मनोनीत सदस्य होते हैं। इस प्रकार से 545 सदस्यों का यहाँ चुनाव किया जाता है और इनका जो कार्यकाल है, निर्वाचित होने के बाद शपथ ग्रहण के पश्चात से पूरी 5 वर्ष वो व्यक्ति सांसद रहेगा और सांसद की सदस्यता जाने पर स्वतः ही वो मंत्री पद से हट जाएगा। इसी प्रकार से इसमें दूसरा दल जो है, सदन जो बनाया है वो है राज्यसभा। यहाँ पर संपूर्ण देश से 250 सदस्यों की संख्या रखी गई है। निर्वाचन होता है, ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जो संबंधित राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा किया जाता है और इन दोनों से ऊपर जो है वह राष्ट्रपति का पद रखा गया है। तो 2 दिन बाद ही देश के चुनाव के परिणाम आने वाले हैं, तो हमें ये जानना होगा कि सरकार किस प्रकार से बनती है और सरकार को बनाने में किन लोगों की अहम भूमिकाएं होती हैं। अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा गठन किया गया है और अनुच्छेद 79 के तहत संसद का अर्थात लोकसभा का गठन किया गया है। जैसे ही परिणाम आएंगे तो लोकसभा की 543 जो सदस्य निर्वाचित होकर के आते हैं, उनमें से बहुमत का आंकड़ा जो राजनीतिक दल प्राप्त कर लेता है वही दल सरकार बनाता है और जो पीछे रह जाते हैं वो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। जैसे कि हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि भारत के अंदर सरकार बनाने के लिए बहुमत का जो आंकड़ा तय किया गया है वो 272 सदस्य हैं। सामान्यतः कोई भी बड़ा दल यदि 272 से ज़्यादा सीटें प्राप्त कर लेता है तो सरकार बनाने में कोई अड़चन नहीं आती है। सीधे तौर पर सबसे पहला काम ये होता है कि निर्वाचित जो दल हैं, जिसने कि 272 से ज़्यादा की सीटें प्राप्त की हैं, वो अपने निर्वाचित सदस्यों की एक बैठक बुलाता है और सर्वमान्य तरीके से या बहुमत के आधार पर अपने नेता का चुनाव करते हैं
उस नेता के नाम पर एक आवेदन प्रार्थना पत्र राष्ट्रपति के यहाँ पेश किया जाता है सरकार बनाने के लिए। और राष्ट्रपति का काम ये होता है कि उस बात की जांच करें कि वास्तव में इस दल के सदस्यों के पास 272 का आंकड़ा पूरा है अथवा नहीं है। यदि ये आंकड़ा पीछे रह जाता है, मान लीजिए 250 ही रह जाता है, तो राष्ट्रपति ऐसे दल के व्यक्ति को प्रधानमंत्री या सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं करते हैं। वो इंतज़ार करते हैं कि दूसरा कोई दल आए और वो इस आंकड़े को छू कर बताएं, ये अपना आंकड़ा पेश करें कि वो किस प्रकार से इस बहुमत के आंकड़े को प्राप्त करेगा। कई बार ये होता है कि एक आश्वासन के आधार पर भी सरकारों को आमंत्रित किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी के पास 260 या 250 सीटें हैं और ये आश्वासन वो देने में सफल हो जाते हैं राष्ट्रपति को कि जब भी बहुमत सिद्ध करने का अवसर आएगा तो हम अपना बहुमत साबित कर देंगे। और राष्ट्रपति यदि इस बात से सहमत हो जाते हैं तो आसानी से उस दल के जो नेता होते हैं उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर लिया जाता है। पिछले 2 दशक से हम देख रहे हैं, बल्कि 3 दशक से 1990 के बाद से गठबंधन की सरकार भारत में रही है। तो गठबंधन का तात्पर्य है जबकि कोई भी दल बड़ी संख्या 272 को नहीं छू पाता है तो छोटे दलों को अपने साथ में मिलाता है। किसी के पास 20 सीट होती हैं, किसी के 10 होती हैं, किसी 15 होती है। इस तरह से उसका प्रयास ही होता है कि 272 से ऊपर का आंकड़ा इकट्ठा किया जाए और उनमें से एक सर्वमान्य नेता को चुना जाए और उसी प्रधानमंत्री की दावेदारी राष्ट्रपति के यहाँ की जाए। और पिछले चुनावों का नतीजा हम देख रहे हैं इसी प्रकार से होता है। सामान्यतः अभी तक जो देखा जा रहा है वो इस प्रकार से कि 8 विधानसभाओं पर एक लोकसभा सदस्य का चुनाव होता है। हम राजस्थान को लेकर समझ सकते हैं कि राजस्थान में 200 विधानसभा सीट हैं और 200 सदस्य के ऊपर 25 लोकसभा सांसद का निर्वाचन होता है। और यदि कभी ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि एंग्लो इंडियन के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है, तो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में 2 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, लेकिन वो मतदान में भाग नहीं लेते हैं। इसी के अंदर एससी और एसटी के प्रतिनिधियों के रिजर्वेशन की भी व्यवस्था की गई है, जिसके द्वारा वो अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और उनका काम होता है कि वो अपने वर्ग के लोगों की समस्याओं को उठाएं। 16% एससी को और 12% एसटी के सदस्यों का निर्वाचन रिजर्वेशन की व्यवस्था लोकसभा के चुनाव में भी की गई है। ये रिजर्वेशन आरक्षण की व्यवस्था राज्यसभा में बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वहाँ नहीं की गई है क्योंकि वहाँ का चुनाव संबंधित विधानसभाओं के द्वारा किया जाता है और जिस विधानसभा में जिस दल का बहुमत होता है वो अपने आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा अपने नेताओं को चुनकर संसद में भेजते हैं। अब जो भी बड़ा दल या गठबंधन के द्वारा बड़ी संख्या में बहुमत प्राप्त कर लेता है वो राष्ट्रपति के पास अपना एक प्रतिनिधि जाता है, भेजते हैं और सरकार के लिए आमंत्रित करने के लिए प्रार्थना पत्र देते हैं और राष्ट्रपति उन्हें एक निश्चित समय देते हैं कि जिस तारीख को उस दल को अपना बहुमत लोकसभा के सदन में प्रस्तुत करना होगा, पास कराना होगा। यदि वो अपना बहुमत पाने में सफल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से 5 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री और सरकार निर्वाचित होती है। बीच में यदि किसी राजनेता की अकाल मृत्यु हो जाती है या किसी कारण से उसका पद चला जाता है तो अगले 6 माह के अंदर निर्वाचन आयोग के द्वारा उसका चुनाव करवाना अनिवार्य है। खास ये बात सरकारी सेवाओं में भी लागू होती
कि जो भी पद खाली होते हैं उन्हें शीघ्र से शीघ्र 6 माह के अंदर भरने का एक प्रावधान होता तो शायद देश के अंदर बेरोजगारी कम हो पाती। लेकिन ये प्रावधान हर क्षेत्र के चुनाव में है, चाहे वो लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, राज्यसभा का हो, चाहे सरपंच का हो, नगर पालिकाओं का हो। जब भी कोई प्रतिनिधि के एक पोस्ट खाली होती हैं तो तुरंत 6 माह के अंदर उस पर चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्ट कहा गया है। अब ये मान लें कि मान लीजिए कोई भी दल बहुमत को प्राप्त कर लेता है तो उसके नेता को राष्ट्रपति के द्वारा शपथ ग्रहण कराई जाती है प्रधानमंत्री के रूप में, और वो अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों में से या राज्यसभा के सदस्यों में से भी यदि वो उपयुक्त मानता है तो राज्यसभा के मेंबर्स को भी वो ले सकते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ते हैं उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि आने वाले 6 माह में उन्हें राज्यसभा या लोकसभा से चुनाव जीत करके आना होगा, तभी उनका जो पद आगे कंटिन्यू रहेगा, अन्यथा उन्हें त्यागपत्र देना होगा। तो जो भी दल जीतता है वो अपने सदस्यों में से 15%, इसमें प्रावधान किया गया है कि जो लोकसभा की कुल संख्या है उसका केवल 15% लोगों को ही मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, मंत्री बनाया जा सकता है। 16 को नहीं बना सकते हैं या एक भी व्यक्ति को एक्स्ट्रा नहीं बना सकते हैं। तो 15% की जो कंडीशन लगाई गई हैं, बैरिकेड है, उससे बाहर जाकर आप मंत्रिमंडल नहीं बना सकते हैं। मंत्रिमंडल में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री होते हैं, एक राज्य मंत्री होते हैं और एक उप मंत्री का पद जो होता है उनकी सहायता के लिए किया जाता है। जब भी मंत्रिमंडल की मीटिंग होती है तो कैबिनेट मंत्रियों को बुलाया जाता है, और जब मंत्रिपरिषद की मीटिंग होती है तो राज्य मंत्री, उप मंत्री सभी उसके अंदर हिस्सेदार होते हैं, शामिल होते हैं, और सभी मंत्रियों को अपने अपने विभाग आवंटित किए जाते हैं। कृषि मंत्री कृषि का काम देखेंगे, ऊर्जा मंत्री ऊर्जा का काम देखेंगे, परिवहन मंत्री परिवहन का काम देखेंगे, और ये अपना लेखा जोखा संसद के अंदर प्रस्तुत करेंगे। विपक्ष का ये काम होता है कि जो बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गए हैं उनका ये काम होता है कि सरकार के हर कार्य के ऊपर नज़र रखें। यदि उनकी कोई नीतियाँ जनता के अहित की हैं या देश के अहित की हैं तो उसका पुरजोर तरीके से संसद में विरोध करें। जिस जिस क्षेत्र से वो चुनकर आते हैं उस क्षेत्र की समस्याओं को पूरी ताकत के साथ संसद में उठाएं और उनका समाधान समय पर करवाएं। मतलब एक यूँ कह सकते हैं सरकार के ऊपर नियंत्रण रखने वाली, एक ऑब्जर्व करने वाली टीम का काम करते हैं विपक्ष, जो समय समय पे सरकार को आगाह करता है कि उन्हें किस प्रकार किससे काम करना है, उनके काम में कहाँ कमी है और कहाँ उन्हें सुधार की आवश्यकता है। और इसके कई प्रकार के तरीके हैं जिसके द्वारा संसद में उसका विरोध कर सकते हैं, अपनी बात को मनवा सकते हैं। और यदि कभी उन्हें ऐसा लगता है कि सरकार ने अपने बहुमत खो दिया है या सरकार किसी बात पर अड़ी हुई है तो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर भी सरकार को हटा सकते हैं। यदि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है विपक्ष के द्वारा और सरकार निर्वाचन जब मतदान होता है उसमें बहुमत प्राप्त नहीं कर पाती हैं, अपने प्रस्ताव को नहीं बचा पाती हैं, तो सरकार अर्थात प्रधानमंत्री को पूरे मंत्रिमंडल के साथ त्यागपत्र देना होता है। प्रधानमंत्री अंतरिक्ष में चमकते हुए उस सूरज की तरह है जिसकी रोशनी से सारे तारे चमकते हैं। तो एक सबके साथ और सब एक के साथ का नियम यहाँ लागू होता है। यदि मंत्रिपरिषद के किसी भी मंत्री के खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है और उसे त्यागपत्र देना पड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल को उसके साथ त्यागपत्र देना अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार भारत की सरकार का गठन होता है।
हम जिन प्रतिनिधियों को चुनते हैं उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो हमारे समाज की, हमारे क्षेत्र की समस्याओं को सही तरीके से संसद में उठाए और उसका समाधान करें। सरकार का एक कर्तव्य होता है कि देश के अंदर समरसता, विकास, उन्नति के क्षेत्र में देश तरक्की करें, बेरोजगारी को मिटाएं, प्रत्येक व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान और अच्छी शिक्षा उसे सुलभ तरीके से उपलब्ध कराई जा सके। जहाँ तक हर देश की तरक्की इस बात पर डिपेंड करती है कि उसकी सरकार, उस देश की सरकार कितनी मजबूत है, कितनी स्थिर है, उसके नेताओं का विज़न कितना विशाल है और कितने आगे तक वो सोच सकते हैं। जो सरकार स्थायी रूप से रहती हैं, मजबूत होती हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी साख बनाए रखने में कामयाब होती हैं। और मजबूत सरकार ही देश को विकास की ओर ले जा सकती हैं। इसलिए हम ऐसे प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो देश के विकास और तरक्की की बात करें। कोई भी ऐसे प्रतिनिधि को चुनने से परहेज करते हैं जो जातिवाद, धर्म के आधार पर लोगों को से वोट मांगने का प्रयास करते हैं। तो ये कहने का तात्पर्य यह था, आज हमने जो वीडियो बनाया इसमें हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाना चाहिए कि देश की सरकार किस प्रकार से काम करती हैं, किस प्रकार से बैठती हैं। प्रधानमंत्री, उसका पूरा मंत्रिमंडल, प्रत्येक मंत्री अपने काम के लिए सरकार के प्रति जवाबदेह होते हैं, संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। और लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वो पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ में लेके चलने का प्रयास करता है। वार्तालाप होते हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया और क्रियाएं होती हैं, एक दूसरे से सवाल जवाब होते हैं, मंत्रियों से जवाब मांगे जाते हैं, विपक्ष की पार्टियां जो होती हैं, नेता होते हैं, वो अपने प्रश्न रखते हैं। और इस संसद के द्वारा ही देश का बजट भी पारित किया जाता है, जिससे आने वाले समय में सरकार किस प्रकार से अपनी योजनाओं को धरातल पे उतारेगी, वो बजट भी यहीं से पारित होता है। संसद के द्वारा ही वो सारे कानून बनाए जाते हैं, परिवर्तित किए जाते हैं, जिनकी आवश्यकता देश के विकास के लिए अनिवार्य है। क्योंकि उन कानूनों के बल पर ही देश के अंदर शासन चलाया जा सकता है। इस संसद के द्वारा ही तय किया जाता है कि किस विभाग में कौन से नए पद भरे जाएंगे, बनाए जाएंगे, किस व्यक्ति को किस पद पे लगाया जाएगा और कौन सा कार्य किस पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा। जवाबदेही तय करने का काम भी इसी संसद का है। और प्रत्येक राज कर्मचारी राष्ट्रपति और संसद के प्रति जवाबदेह हैं। कोई भी ऐसा कोई कार्य ना करें जो कि संविधान के विपरीत हो, क्योंकि जितने भी राजकार्य होते हैं, सरकारी आदेश होते हैं, वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पारित होते हैं। प्रधानमंत्री या मंत्री के नाम से कोई आदेश पारित नहीं होता है, क्योंकि भारत एक संविधान से चलने वाला देश है। इसी प्रकार से यहाँ राज्यसभा सदस्य होते हैं। तो राज्यसभा के अंदर 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। प्रत्येक विधानसभा अपने यहाँ से जनसंख्या के अनुपात में जो संविधान में तय कर रखा है, जैसे राजस्थान के अंदर 10 राज्यसभा सदस्य तय हैं, तो अपने बहुमत के आधार पर जिस दल की सरकार राज्य में होती है वो अपने सदस्यों को रिक्त होने वाले पदों को भरता है। ये एक स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल के बाद सेवानिवृत्त होते हैं और उसके स्थान पर नए का चुनाव होता है। तो ये स्थायी सदन है। लोकसभा 5 साल के बाद भंग हो जाती है और अगले चुनाव आने पर के परिणाम आने पर, जो कि अभी 4 तारीख को आने वाले हैं, तो नई सरकार अपना पद लेती है। लेकिन राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है, इसलिए इसे बड़ा सदन कहा गया है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और कई राज्य सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं
का जो गठन किया जाता है, लोग आपका आरएस आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईएफएस हैं, ऐसी जो सेवाओं का गठन है वो राज्यसभा के द्वारा ही किया जाता है। तो राज्यसभा भी मजबूत सदन है और उच्च सदन इसे कहा जाता है। जब भी कोई कानून पारित किया जाता है तो लोकसभा में यदि कोई विधेयक लाया गया है तो उस विधेयक को लोकसभा में बहुमत से पारित करने के बाद वो एक बार राज्यसभा में भेजा जाता है, और राज्यसभा के सदस्य जब तक उसे पास नहीं कर देते तब तक वो कानून का रूप नहीं लेता है। राज्यसभा में पारित होने के बाद उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात ही उसे कानूनी जामा पहनाया जाता है। यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि ये उचित नहीं है तो इसे वापस राज्यसभा के पास भेजा जाता है और राज्यसभा के द्वारा वापस पारित करके लोकसभा में भेजा जाता है। दोनों सदनों से पारित होने के बाद ही कोई भी विधेयक कानून का रूप ले सकता है। इसलिए दोनों सदनों का महत्व बराबर का है, इसे कम या ज़्यादा नहीं आंका जा सकता है। ये दोनों सदन एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करने के लिए बनाए गए हैं, कोई भी सदन अपनी तानाशाही ना कर सके, इसलिए दोनों को बैलेंस करने के लिए बनाया गया है। और इन दोनों के ऊपर जो राष्ट्रपति को बिठाया गया है। राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुसार सबसे सर्वोच्च पद है। भारत एक गणराज्य है। गणराज्य का तात्पर्य है यहाँ पर कोई धर्म क्या, कोई वंशानुगत आधार पे कोई मुखिया नहीं बनता है। जो राष्ट्रपति है वो जनता के द्वारा चुना जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से ही चुना जाता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव के द्वारा। इसलिए ही भारत के शासक को जो है गणराज्य कहा गया है। और इस प्रकार से हमारी संसद का गठन होता है। एक छोटी सी जानकारी थी। अगले क्रम में हमें चर्चा करेंगे कि संसद के अंदर कानूनों का निर्माण किस प्रकार से होता है, और यदि कोई गलत कानून बन जाता है तो उन्हें रद्द भी राष्ट्रपति के द्वारा किस प्रकार से किया जाता है, और उन कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन पुलिस प्रशासन के द्वारा किस प्रकार से किया जाता है, और अदालतों का क्या योगदान होता है कानूनों की जांच करने का, उसके अनुसार निर्णय करने का। सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सभी को नमो बुद्धाय। जय हिंद।